हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरली जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं मे बी लाइव क्लासेस में और डाउट रेजोल्यूशन के लिए, उनका एक सवाल होता है कि कैसे सर हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ें। कहीं ना कहीं अगर आप वास्ट सिलेबस देखें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन का और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो स्टैटिक प्लस एनालिटिकल नॉलेज रिक्वायर्ड है और उसका फ्यूजन कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने आपके लिए एक टॉपिक लिया है, वो टॉपिक को हम 360 डिग्री एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। जनरली स्टूडेंट यहीं पर डिफिकल्टी फेस करते हैं और वो एग्जाम को लेके डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक डिफरेंस है जो एग्जाम को टॉप करते हैं या सिलेक्ट होते हैं और जो नहीं कर पाते, उनकी अप्रोच होती है। अप्रोच ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि किताबें सभी के पास सेम है, कॉलेज लगभग सभी ने एक जैसा ही पढ़ा है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, किसी की यूनिवर्सिटी अच्छी किसी की उतनी अच्छी नहीं, पर ये सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में, जब हम पेपर लिखने जाते हैं और पेपर लिखने से पहले जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, जैसे कि क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जाती है तो उसके पहले से तैयारी होती है, आईपीएल शुरू होता है तो आईपीएल की टीम्स पहले से तैयारी करती हैं, वैसे ही अगर आप एग्जाम दे रहे हैं 2026 का तो वो तैयारी पहले से होनी चाहिए। वो तैयारी किस तरह से हो, क्योंकि अब लगभग हमारे पास 6 से 7 महीने का समय बचा है और उस 6 से 7 महीने में हम क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ें समझेंगे। क्योंकि लॉन्ग वीडियो होगा तो आप उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उतना अटेंशन स्पैन नहीं है, पर एक छोटी सी चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। इसके अलावा हम आगे आपके लिए इस वीडियो में कुछ बोनस हैं लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा, तो जो ये वीडियो पूरी देखेगा उस तक वो रिवॉर्ड पहुंचने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी शेप इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, किस मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, और किस तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो शेप करती हैं। तो हम कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल देखेंगे, कुछ करंट एग्जांपल्स देखेंगे और उनको समझने के बाद देखेंगे कि कैसे ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाई स्टडी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम में एक पूरा पेपर होता है 200 नंबर का जो इंडियन इकोनॉमिक्स का होता है। उसके अलावा जो पेपर 2 और पेपर 3 है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिसी लिंक्ड होते हैं, जैसे पब्लिक फाइनेंस हो गया, उसमें जो पेपर 3 है आपका जनरल इकोनॉमिक्स का, उसमें भी पब्लिक फाइनेंस पूछी जाती है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है जो भी पॉलिसी से अफेक्ट करती है, और उसके अलावा स्टेट प्लानिंग एंड स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग आता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड है। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर जो होते हैं ना, वो होते हैं ब्रेन बिहाइंड इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। मतलब आप इस एग्जाम को निकाल के देश का दिमाग बनेंगे जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। आईएएस ऑफिसर जो होते हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि पार्ट मिनिस्ट्री का ही है, और ऐसे कई सारे थिंक टैंक्स जो इंडिया की इकोनॉमिक डायरेक्शन को शेप करते हैं, वहां पर काम करते हैं। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले हमको समझना चाहिए कि हम ये एग्जाम के लिए पढ़ क्यों रहे हैं, और अगर इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हम आगे जाके एग्जाम में सिलेक्ट होके जब हमको प्लेसमेंट मिलेगा तो हम कहाँ पर क्या काम करेंगे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, और पॉलिसी और ग्रोथ का जो लिंक है वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, क्योंकि हर चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए की जा रही है। और ये एसेंशियल है कि कैसे आप एग्जाम के क्वेश्चंस, जैसे कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंक्लूसिव ग्रोथ, इस टाइप के क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर सकें, लिख सकें, समझ सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। यहां से देखते हैं कि एवरी फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, अगर आप देखें तो 5 ईयर प्लान सबसे पहली चीज है जो 1951 में चालू किए थे, और उससे आत्मनिर्भर भारत देखते हैं 2020, जिससे पूरी दुनिया को मिर्ची लगी हुई है कि इंडिया कैसे आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर ना बन पाए। जब जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी में आपने देखा है तो कई सारे हमारे साइंटिस्ट को मारा गया है या मिस्टीरियस डेथ हुई है उनकी, ऐसे लेके हर जगह डिफेंस सेक्टर में हमारे सीडीएस थे, वो भी उनकी भी ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और हमारा देश कस्टमर ही बना रहे दुनिया के मार्केट का। जब हम बोल रहे हैं कि 4 दुकानें पहले से खुली हैं और 5वीं दुकान हम खोलेंगे तो दुनिया को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो उससे हम ये समझेंगे कि किस तरह से इंडिया की प्रायोरिटीज है इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हर इकोनॉमिक्स के वीडियो में मैं आपके लिए करता हूँ, लास्ट लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इजंट जस्ट नंबर्स।
इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स नहीं है, ठीक है। इट्स अ स्टोरी ऑफ हाउ गवर्नमेंट्स डिजाइन फ्रेमवर्क दैट शेप, क्या क्या शेप करती हैं, जॉब्स, इंडस्ट्रीज एंड वेलफेयर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत बड़ा टर्म है और इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, चाहे हमारे ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कुछ भी बोले कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, पर अगर आप डेटा देखेंगे जीएसटी 2.0 से लेकर दिवाली तक का 5 लाख करोड़ के आसपास लोगों ने खर्च किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। इर्रेस्पेक्टिव के ग्लोबल ट्रेड में क्या हो रहा है, फिर भी इंडियंस का सेल्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। एक मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें मैंने ऑयल के बारे में बताया था, उसमें इसके बारे में और काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने बात की है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैं ऑयल प्राइसेस के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे बाहरी देश इंडिया को कमज़ोर करने पे तुले हुए हैं और अब वो महंगाई की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो सरकार पलटने का उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी और उनके हिसाब की सरकार आएगी तो उनके एजेंडा पे चलेगी, ये उनका काम है। ठीक है, अभी देखते हैं प्लानिंग टू लिबरलाइजेशन द पॉलिसी जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि 1950 से 1980s में हमारी जो ग्रोथ थी वो प्लानिंग लेड ग्रोथ थी। मतलब गवर्नमेंट बताएगी क्या करना है, सब चीज़ उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी, प्लानिंग कमीशन बनाती थी और बाकी सब फॉलो करते थे। इंडियन पॉलिसी मेकर्स का ड्रीम था कि इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने और 1950s में अगर किसी भी इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो उनका एक हैवी इंडस्ट्रियल बेस होना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे ही अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस सभी इसी मॉडल पे ग्रो हुए थे। तो इसलिए नेहरू महालनोबिस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में। फिर पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस था, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उतना केपेबल भी नहीं था और फॉरेन के हम भरोसा नहीं कर रहे थे कि हम 200 साल के बाद आज़ादी मिली थी तो सरकार ने कहा कि हम ही सारी चीज़ें करेंगे। तो लिमिटेड प्राइवेट एंटरप्राइज थी। ये हमारा फर्स्ट फेज था, जैसे मैंने बताया प्लानिंग टू लिबरलाइजेशन, उसमें पहला फेज था। दूसरा फेज है 1980s से 1991 का, इसमें कंट्रोल लिबरलाइजेशन था। अब सरकार की इनएफिशिएंसी, करप्शन एंड फ्री मार्केट ना होने से इकोनॉमी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो सरकार ने धीरे धीरे कुछ सेक्टर्स को लिबरलाइज करना शुरू कर दिया कि भाई ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर को देख लेने दो। फिर उसके बाद उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके अलावा टेलीकॉम हो गया, धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे सब लिबरलाइज करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्रीज को किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980-1985 इनको डी लाइसेंसिंग कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ों में लाइसेंस रिक्वायर्ड था, हटा दिया। फिस्कल स्ट्रेस कम हुआ, बीओपी क्राइसिस और ये सारी चीज़ों की वजह से 1991 में क्राइसिस आ गई। मतलब फिस्कल स्ट्रेस किस पे कम हुआ? सरकार पे कम हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए कर दी गई। पर तब तक फिस्कल स्ट्रेस इतना बढ़ गया था कि 1990 में अपने को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। फिर 1991 से 2020 की बात करते हैं। ये पूरे रिफॉर्म्स थे जो लगातार चले जा रहे थे जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ। अगर आप देखें तो 1990s से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, मैं नहीं कहूँगा कि मैं इस सरकार के फेवर में हूँ, उस सरकार के फेवर में, मैं देश की बात करता हूँ। क्योंकि आज कोई प्राइम मिनिस्टर है, कल कोई प्राइम मिनिस्टर था और आगे जाके कोई और बनेगा, पर ये देश तो यहीं रहने वाला है, देश वाले वहीं रहने वाले हैं। तो हम सिर्फ सरकारों की बात ना करते हुए अगर यहाँ पर देखें तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखें कि हमारा कंज्यूमरिज्म किस स्पीड से बढ़ा है, मोबाइल फ़ोन खरीदने की कैपेसिटी, ट्रेन में एसी के डब्बे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई है, लोगों की पॉकेट में पैसा आया है। अब सबकी आया नहीं आया, इनइक्वालिटी है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, जो कि टॉपिक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट अगर हम सिर्फ ग्रोथ की बात करें तो वो विजिबल है। यहाँ से मार्केट लेड रिफॉर्म्स आए, एफडीआई का इन्फ्लो आया, सर्विस सेक्टर बूम किया और फ्रॉम कंट्रोल इकोनॉमी टू कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बन गए। तो पहले सरकार बताती थी कि ये काम करना है, इस रास्ते चलना है। फिर सरकार बोलती थी 1991 के बाद कि अब मैं फैसिलिटेटर का काम करने वाला हूँ। मतलब जिस सेक्टर में मुझे बढ़ावा चाहिए मैं उसमें रूल्स ऐसे रखूंगा कि लोग अपने आप उस तरफ जाएं। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया आप देख लो, कितने स्टार्टअप्स इंडिया में खुले और जिससे इंडिया की ग्रोथ हुई है। जितने स्टार्टअप खुलते हैं उससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है। वो जितने स्टार्टअप खोलेंगे उतने ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं, क्योंकि सरकार सबको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। हर महीने 10 लाख जॉब्स का रिक्वायरमेंट है, साल में होता है 1.2 करोड़। मुश्किल से जो जॉब जनरेट हो रही है वो साल की 10 लाख भी नहीं हो रही है। फिगर रफ बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, लगभग फिगर्स यहीं पर आएंगे। फिर 2020 ऑनवर्ड्स मतलब पोस्ट कोविड आत्मनिर्भर भारत की हमने बात की
क्यों बात की? क्योंकि जब भी हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान से, चाइना से, हमको एक या दो ही कंट्री हेल्प करती है, बाकी सारी कंट्री हेल्प नहीं करती। कल को बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन हेल्प करेगा? कैसे हमारे यहाँ की सप्लाईज का ध्यान रखा जाएगा? कैसे इतनी बड़ी जनता को चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी? तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर होता है। जैसे 1999 की कारगिल वॉर में इसराइल ने हमें इंटेलिजेंस दी थी, अमेरिका ने नहीं दी थी। तो इसराइल ने जब इंटेलिजेंस दी तो इसराइल हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना। अब कुछ लोग इसराइल से दुखी भी रहते हैं, कुछ खुश भी रहते हैं, पर मैं अपने देश की बात करूं तो अपने देश के इंटरेस्ट तो उस टाइम सर्व हुए थे कि एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस मिली थी कारगिल वॉर में। तो ये आत्मनिर्भरता इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर डिजिटल इंडिया के स्कोप से आप देख सकते हैं यूपीआई कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। पीएलआई स्कीम है ना, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, फिर डिजिटल फाइनेंसिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सब इंडिया की पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो आगे बढ़ा रहा है। अब एवरी डेकेड, अगर हम 10-10 साल की बात करें, डेकेड मतलब 10 साल होते हैं, इंडिया ने हमेशा रीडिफाइन किया है इकोनॉमी का डीएनए। कैसे? पहले हैवी इंडस्ट्री सोशलिज्म से स्टार्टअप लेड कैपिटलिज्म। हम कहते हैं चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, नहीं है, चाइना तो सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट है। ऑल्दो उनके अंदर इतना कंपटीशन नहीं है, बट अगर चाइना एज अ प्लेयर आप वर्ल्ड मार्केट में देखो तो वो भी कैपिटलिस्ट ही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं, तो अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा 3 आवर्स का वर्कशॉप है विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और इस एग्जाम के बारे में हर डिटेल जान सकते हो, फ्रॉम सिलेबस टू बुक्स टू आप देख सकते हो आंसर राइटिंग, उसके नोट्स कैसे बनाना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर है, सिलेबस, पीवाईक्यू, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन्ड है। एब्सोल्युटली फ्री है, चाहो तो देख सकते हो, अपनी कैपेबिलिटी को जज कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। कैसे? ये मैंने बताया 4 इंजन है, ये पिलर है किसके? ग्रोथ को ड्राइव करने के। क्या क्या है? फिस्कल, मॉनेटरी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसीज। यहां से हम देखते हैं कि पॉलिसी टाइप क्या है। जैसे फिस्कल पॉलिसी है, इसका की इंस्टीट्यूशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि स्टिमुलेट करनी है डिमांड, डिमांड स्टिमुलेशन का मतलब है इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो डिमांड बढ़ा दो। जीएसटी 2.0 के टैक्स कम हुआ, लोग सोचे अच्छा टैक्स कम हो गया, चलो गाड़ी खरीदते हैं, चलो फोन खरीदते हैं, चलो 50 चीजें खरीद रहे हैं। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव डेफिसिट को कंट्रोल करने का, सरकार का जो घाटा हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। अभी इस पे फोकस क्या है? कैपेक्स लेड ग्रोथ, 11.1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 बजट। अभी जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें केपेक्स पे बात की गई। केपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा आया, आपने कोई पैसा खर्च कर दिया और अपने खाने पीने में निकाल दिया, तो वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, पर अपन ने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां से और पैसे बढ़ने की और जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर अगला आता है मॉनेटरी पॉलिसी। यहां से आप देख सकते हैं कौन बनाता है? आरबीआई। क्या काम है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और स्टेबिलिटी बनाए रखना इकोनॉमी में, जैसे रुपी टू डॉलर और एटसेट्रा। इसका क्या टारगेट है? 4% इन्फ्लेशन का टारगेट है, +-2 का टारगेट है। अभी काफी कम चल रहा है रेपो रेट, यहाँ पे थोड़ा सा पुराना लिखा है इसलिए आपको ये दिख रहा है, पर रेपो रेट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कौन बनाता है? DPIIT। क्या करना काम रहता है इनका? मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने का काम रहता है। ठीक है। PLI स्कीम इनने निकाली और 2 लाख करोड़ का आउटले इनने किया, तो इंडस्ट्रीज को प्रमोशन हो रहा है, उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि वो यही बनाए। आपको एग्जांपल्स आगे बताऊंगा। मोबाइल फोन में इंडिया ने कितने ज्यादा ग्रोथ हासिल किया। ट्रेड पॉलिसी कौन बनाता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये दोनों बनाते हैं। इनका काम रहता है एक्सपोर्ट बढ़ाना, क्योंकि इंडिया कैसे अर्न करेगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे, तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का काम इनका है। क्या करते हैं? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं कंट्रीज के साथ, UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK, और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो एक बैलेंस्ड इकोनॉमी की नीड है। ठीक है। क्या क्या है? फिस्कल स्टिमुलस, है ना, मॉनेटरी प्रूडेंस मतलब किफायती, ठीक है, इंडस्ट्रियल पुश और एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन। जब ये चारों इंजन फायर होते हैं ना तो हमारी गाड़ी तेजी से चलती है। ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब केस स्टडी समझते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि व्हेन पॉलिसी चेंज द गेम, जब पॉलिसीज गेम को चेंज कर देती हैं तब कैसे होता है। जब भी एग्जाम में आप देखेंगे
कि ग्रोथ हमेशा पॉलिसी लिंक्ड होती है। जीएसटी की बात करते हैं 2017, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, कंप्लायंस इंप्रूव हो गया और टैक्स बेस वाइडन हो गया। वाइडन मतलब पहले कम लोग टैक्स पे करते थे, अब ज्यादा लोग टैक्स पे करते हैं, तो इंडिविजुअल पे बर्डन कम हुआ पर सरकार को रेवेन्यू बराबर मिला। अभी की बात करूं तो सितंबर में जीएसटी 2.0 आया है, जिसमें काफी ज्यादा रेट स्ट्रक्चर किए गए, तो ये बहुत ही ज्यादा वाइटल था, इसको आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पास रीसेंट एग्जांपल है कैसे ग्रो किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि सरकार जब 1991 में इकोनॉमी खोली तो राइट टू एंट्री तो था, फिर 2009 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बनने से राइट टू कम्पीट आ गया, मतलब इंडस्ट्रीज आ सकती हैं और इंडस्ट्री आपस में कम्पीट कर सकती है, बट एग्जिट का कोई सोल्यूशन नहीं था। तो एनपीएज और रिकवरी इन सब के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया 2016 में, जिससे कि कंपनीज को राइट टू एग्जिट मिला। तो आप समझ सकते हैं 1991 के रिफॉर्म के बाद 25 साल बाद एग्जिट का वो मिला, तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए एक अचीवमेंट है इंडियन इकोनॉमी के। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। यूपीआई, फॉरेन में आप आज भी जाओगे ना तो आपको वॉलेट और मोबाइल दोनों रखना पड़ेगा, पर इंडिया में आपके ही मोबाइल में वॉलेट है, ये सिर्फ इंडिया में ही है, स्कैन किया और पेमेंट डन, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये यूपीआई की जो टेक्नोलॉजी है वो अब फॉरेन कंट्रीज हमसे ले रही हैं। फिर आधार हो गया, जनधन हो गया, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेवोल्यूशन आया है। फेक पैन कार्ड से बहुत सारी फर्जीवाड़ा होता था, सबका बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर मेक इन इंडिया और पीएलआई की जो स्कीम है आप उसमें देख सकते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, कहाँ से 6 मिलियन टू 330 मिलियन 10 साल में। आप देख सकते हैं इंडिया में ही मोबाइल बन रहे हैं, एप्पल भी इंडिया में बना रहा है और चाइनीज ब्रांड जो भी इंडिया में है वो इंडिया में ही बना रहे हैं। ठीक है, फिर रूरल डेवलपमेंट क्या हुआ, ग्राम सड़क योजना, मनरेगा जॉब्स के लिए, इन दोनों ने रूरल कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट किया है। एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, मैं आपको बताता हूँ आंसर राइटिंग के लिए, जब भी टू व्हीलर की सेल बढ़े ना, आप समझ लो कि रूरल इंडिया की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि वो सबसे पहले टू व्हीलर्स खरीदते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आप इसके बाद देखते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी, कहाँ से, डिजिटल पेमेंट से ले लो चाहे हाईवे बिल्डिंग से ले लो, ये किस में है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक इकोसिस्टम बनाया, वो इकोसिस्टम की वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ बना दोगे बाकी नहीं बनाओगे तो नहीं होगा, और चीज़ों में समय लगता है। हम चाइना की तरह नहीं है डिक्टेटरशिप, जो अनाउंस किया वो हो गया। डेमोक्रेसी है, टाइम लगता है, पर चीज़ें जब होती हैं तो धमाकेदार तरीके से होती है। करंट चैलेंजेस इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये देखते हैं कहाँ इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो इसी तरह से पढ़ना है, रीजन समझ के, वाई एंड हाउ समझ के। ठीक है, पहला एक कोऑर्डिनेशन गैप है, जैसे सेंटर स्टेट की पॉलिसी में क्लैश होते रहते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, फास्टैग है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सरकार ने कहा कि फास्टैग पे अब 200 टोल फ्री है, पर जब आप रिचार्ज कराओगे तब आपको रियलाइज होगा, या फिर जब आप ऐप खोलोगे तब रियलाइज होगा कि ये सिर्फ नेशनल हाईवे पे ही है, स्टेट हाईवे पे नहीं। तो जब देश एक काम नहीं करेगा तो एकजुट कैसे होगा। जैसे पहले आप टेलीकॉम में जाते थे, स्टेट बदलता था, रोमिंग लगती थी, आज कहीं रोमिंग नहीं लगती, आप कहीं भी चले जाओ। तो धीरे धीरे हमको ये चीज़ें कम करनी है। फिर है डेटा डेफिशिएंसी, आउटडेटेड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा है, जो कि आपको पॉलिसी फीडबैक सही से नहीं देता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि डेटा हमको सही से मिलना चाहिए। इंडिया में लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली यहाँ की बात करूँ तो लेबर लॉज हो गए, एम्प्लॉयमेंट के हो गए, और ये उस जमाने के हैं जब अंग्रेजों के ज़माने में इंडस्ट्री हुआ करती थी। आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, उसके अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग सिंपल होने चाहिए ताकि कंपनीज उसमें उलझी ना रहें। ठीक है, फिर आता है फिस्कल स्ट्रेस, हाई सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्राउडिंग आउट कैपिटल स्पेंडिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिस्कल स्ट्रेस मतलब जब सब्सिडीज ज़्यादा रहेंगी तो सरकार के फाइनेंसेस पे बर्डन पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट पेमेंट तो हमेशा रहती हैं सरकार के पास, क्योंकि लोन चलते ही रहते हैं। और क्राउडिंग आउट कैपिटल स्पेंडिंग है, क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि जब सारा मार्केट में प्लेयर्स खेल रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर, और उसमें सरकार भी कूद जाए और एक प्लेयर बन जाए तो प्राइवेट सेक्टर बाहर हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, लोन लेने के लिए मान लो 100 करोड़ अवेलेबल है पूरे देश में, अब उसमें सरकार ब्रिज बना रही है और 40 करोड़ सरकार ले गई, तो मतलब जो 100 करोड़ अवेलेबल था अब वो 60 करोड़ अवेलेबल है, और वो 60 करोड़ में फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो क्राउड आउट हो जाता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर अपने आप ही बाहर हो जाएगा। इनइक्वालिटी की बात करें तो टॉप 10% होल्ड 77% ऑफ वेल्थ, ये कहना है, मैं ये मानता हूँ कि इनइक्वालिटी है देश में, और जब भी कोई देश बढ़ता है ना आगे, वो इनइक्वालिटी होती है,
पर जो भी हमारी बाहर की ताकत है ना, वो सोचती है कि इंडिया का ही इनइक्वालिटी का पोर्शन हाईलाइट कर करके इनकी ग्रोथ को लिमिट करो। आप अगर रीड करेंगे ना अमेरिकन इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी और एनी अदर इकोनॉमी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, इवन ईस्टर्न एशियन कंट्रीज भी आप देख लोगे, इनइक्वालिटी बड़ी बड़ी थी। इवन छोटी सी कंट्री सिंगापुर भी देखोगे ना, जब वो ग्रो हो रही थी ना तो इनइक्वालिटी बढ़ी थी। तो शुरू में तो इनइक्वालिटी बढ़ती है ना कि कुछ लोग रेस में आगे दौड़ेंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, पर जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए तो इंक्लूसिव ग्रोथ है ना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ पे। अब बैलेंसिंग ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है। अभी सेकेंडरी सेक्शन की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उससे क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्शन की वजह से इंडिया को रशिया से ऑयल, और हमारी जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाना है, ताकि हमारी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ पॉलिसी डिजाइनिंग एक प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जीक्यूटिंग देम यूनिफॉर्मली, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है देश में कि हर जगह यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इंडिया वर्सेस डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल पॉलिसी मॉडल, ग्लोबल क्या क्या हुआ है, कैसे उन्होंने मॉडल बनाए। जैसे यूएसए की बात करूं तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल स्टिमुलस रहते हैं, मतलब उनकी साइकिल चलती है इस तरह से। मैं आपको एग्जांपल से, तो जब इकोनॉमी ऊपर जाती है तो वो उसके हिसाब से करते हैं, जब नीचे आती है तो उसके हिसाब से करते हैं, और ऐसे करके तो जब भी डिप आता है तो वो काउंटर करते हैं। किसको काउंटर, दिस इज साइकिल, काउंटर सिक्लिकल फिस्कल स्टिमुलस। तो जैसे इकोनॉमी की जरूरत होती है वो पैसे डाल देते हैं। टेक ड्रिवन इनोवेशन, ये दो चीजें हैं यूएस के पास, जिसकी वजह से यूएस अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। फिर दूसरा है यू की बात करें तो ये ग्रीन ट्रांजिशन फंड्स पे बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहाँ पर ज़्यादा है, और सोशल वेलफेयर इंटीग्रेशन यहाँ पर अच्छा है। तो अगर आप रिटायर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए यूरोप में ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। चाइना की बात करूँ तो चाइना स्टेट डायरेक्टेड है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, पर कंट्रोल्ड में एक फ़ायदा भी होता है कि अगर इंसान या लीडर अच्छा है तो तेज़ी से ग्रो कर जाएगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो इकोनॉमी को उसकी रेपरकशन फेस करने पड़ते हैं। और एक्सपोर्ट ड्रिवन स्ट्रेटेजी, चाइना सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता, पूरी दुनिया के लिए बनाता है। अब इंडिया की बात करूं, जैसे इंडिया में जहां भी डेवलपमेंट आता है एनवायरमेंटल कंसर्न आ जाते हैं। अब ये जियो पॉलिटिक्स में भी यूज किए जाते हैं, तो कोई भी कंट्री को इंडिया का कोई भी डेवलपमेंट दबाना है तो वो एनवायरमेंटल आस्पेक्ट ले आते हैं और एनवायरमेंटल के नाम पे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो वहीं अगर चाइना की बात करूं तो वहां पे उतने टाइट रेगुलेशन नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एनवायरमेंट के अगेंस्ट हूँ, बट हमको सामने वाले अपने कॉम्पिटिटर के भी स्टेप्स देखने होंगे। तो यहाँ पर जब भी हमारे साथ इशू होता है ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इंडिया से एज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गए, ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। कंज्यूमर बेस, लार्ज कंज्यूमर बेस, डिजिटल गवर्नेंस, आप देख सकते हैं आईपीएल के आने से इंडियन क्रिकेट कितनी ट्रांसफॉर्म हुई है। उसका रीजन है कि हमारे पास जनता है, व्यूअरशिप है। इवन पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर भी इंडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं। आप देखो इवन फॉरेन क्रिएटर्स भी यहीं पर शिफ्ट हो गए कि इंडिया की ऑडियंस है, यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेसन, क्या लेसन लिया हमने, हाइब्रिड मॉडल, मार्केट एफिशिएंसी प्लस सोशल इक्विटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड मॉडल। तो इंडिया को क्या करना है, बोरो करना है जो भी बेस्ट है। क्या बेस्ट है, अमेरिका का इनोवेशन, चाइना की स्पीड और यूरोप की इंक्लूसिविटी, ये तीनों को हमको अडॉप्ट करना है हमारे डेमोक्रेटिक रूट्स में। तो इससे इंडिया की ग्रोथ काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। अब जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा जो लास्ट तक वीडियो देखेगा, वो ये है कि जब भी आप आंसर में कुछ भी लिखें, फ्यूचर का ध्यान रख के लिखें। पॉलिसी डायरेक्शन 2030, वेयर इंडिया इज हेडेड, कैसी बात है। अब फिस्कल में क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शिफ्ट चाहिए। मतलब हमको पेट्रोल भराने में पेट्रोल उड़ जाता है, पर कार खरीदते हैं तो वो काम आती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमारे देश का पैसा अनयूज्ड, और मे भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसी जगह नहीं खर्च हो रहा जिससे देश को आगे फायदा होगा, तो वो शिफ्ट करना जरूरी है। देन वी हैव मॉनेटरी, सो रिफाइंड इन्फ्लेशन, रिफाइंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये बहुत जरूरी है, पर ग्रोथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम प्राइस कंट्रोल करने के पीछे पड़ जाएं और ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। फिर इंडस्ट्रियल की बात करें तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और एआई इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट से मैंने बोला कि अमेरिका से हम इनोवेशन ही सीख सकते हैं, और वो इनोवेशन जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे इंडिया को फायदा होगा। ट्रेड की बात करूँ तो एफटीए करो जल्दी से जल्दी, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन हो सके और ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा इंडिया बन सके। और चाइना को यही मिर्ची लगती है, क्योंकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना
मतलब चाइना से मैन्युफैक्चरिंग उठ के इंडिया आना। और कई बार चाइना से इंडिया डायरेक्ट ट्रेड करने में इतनी प्रॉब्लम थी, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें मेड इन वियतनाम हो रही है, मतलब चाइना वियतनाम के रास्ते हमको चीज़ें सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं सोशल। एजुकेशन पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हमारा देश बढ़ गया और देशवासी नहीं बढ़ पाए तो कोई काम की डेवलपमेंट नहीं है। हेल्थ और स्किल की बात करूं, ये दोनों भी जरूरी है, नहीं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या बन जाएगा, डेमोग्राफिक लायबिलिटी। फिर डेटा पॉइंट की बात करें तो इंडिया एक्सपेक्टेड टू ग्रो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, ये IMF का प्रोजेक्शन है। और नेक्स्ट डेकेड जो है ना इंडिया का, isn't about just double the GDP, it's about quality of growth, ग्रीन, इंक्लूसिव एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ये 3 चीजें आंसर में लिखोगे, मार्क्स 100% मिलने वाला है। लास्ट में अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए कंक्लूजन निकालूं तो क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी से लेके पॉलिसी मेकिंग तक जाना है। फ्यूचर IAS ऑफिसर क्या करेंगे, आपके जो डिसीजन होंगे ना वो इंडिया की डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट करेंगे। पॉलिसी की नॉलेज क्या होती है, एग्जाम की सक्सेस और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। Study each reform not just as their theory but as a case study for how economics meets governance. Very vital, very very vital. And always connect 2 things, क्या, data, institution, outcomes। ये 3 चीज का कनेक्शन रहेगा, आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पॉलिसी क्या है, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग पेपर्स, कि आपने आंसर रटा, आर्टिकल रटा, बुक से रटा और लिख दिया। इट्स अबाउट शेपिंग लाइव्स, दैट्स व्हाट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एस्पिरेंट स्टैंड्स फॉर। मोबाइल ऐप पे आप जाओ इकोनॉमिक्स की और डाउनलोड करो और देखो लेक्चर्स, टेस्ट दे के देखो, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करके देखो। काफ़ी बड़ा मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, फ्री है वो भी, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको रिक्वेस्ट करना है कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मुझे चाहिए, वो असेस करो। करीबन उसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। वो असेस करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप हमारा कंसल्टेशन से बात करो कि भाई किस तरह की आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आपको ठीक लग रहा है तो यू कैन ऑप्ट फॉर कोर्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, जो भी आपको लग रहा है। उसके अलावा बुक्स भी हैं, सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो इकोनॉमिक सर्विस के लिए और इकोनॉमिक्स के अदर एग्जामिनेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या डिफरेंस आया आप में, क्या सोच में बदलाव आया है, कि किस तरह से हमको पढ़ना है। क्योंकि रीडिंग और लर्निंग 2 अलग चीज़ है। रीड करके हम भूल जाते हैं, लर्न करके हमको नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, रिवाइज करना है और फिर रिप्रोड्यूस करना है। यही UPSC चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।